हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द फेलोशिप ऑफ द पेन। सो आज जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो 1857 का रेवोल्यूशन का पार्ट 2 रहेगा। लास्ट पार्ट में हमने देख लिया था कि जो एरनपुरा के जो सैनिक थे वो आके उन कुशाल सिंह चंपावत ने लीडरशिप प्रदान कर दी थी और वो औवा के यहाँ पे रुक गए थे। ठीक है, और वो 21 अगस्त 1857 को वहाँ से निकल गए थे। तो अब बैटल ऑफ बिथोड़ा, अब बैटल ऑफ बिथोड़ा में क्या होता है, तो अब बैटल वो 21 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक वो औवा में ही रहते हैं। तो अब क्या होता है, 8 सितंबर 1857 को जो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत है और एरनपुरा के जो सोल्जर्स है ना, तो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और जो रिपेलियंस है वो उनकी लड़ाई होती है जॉइंट जोधपुर ब्रिटिश आर्मी। ठीक है, ठीक है। तो आप याद रखना, बैटल ऑफ बिथोड़ा जो होता है, बैटल ऑफ बिथोड़ा 8 सितंबर 1857 को हुआ है। और यहाँ पे किस किस के बीच में हुआ, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत एक साइड थे और जो रिपेलियन जो कोलिशन था वो था, और उसके अगेंस्ट थे तख्त सिंह ने एक आर्मी भेजी थी और ब्रिटिश आर्मी भी थी। ठीक है, तो जो तख्त सिंह थे जोधपुर के स्टेट थे, उन्होंने कमांडर भेजा था, ऑनार्ड सिंह को भेजा था। ठीक है, और ब्रिटिश लेफ्टिनेंट आए थे हीथ कोट। तो आप याद रखना कौन कौन उधर ब्रिटिश एम्पायर के साथ में कौन था, तो ऑनार्ड सिंह थे और हीथ कोट थे। ठीक है, कुशाल सिंह और रिपेलियंस वर्सेस ऑनार्ड सिंह और हीथ कोट। ठीक है ना, तो इसमें जो जीत जाते हैं वो कुशाल सिंह चंपावत हरा देते हैं। ठीक है उनको। और इसमें क्या होता है, ओनाट सिंह भी की डेथ हो जाती है और जो हीथ कोट होते हैं उन्हें फोर्स किया जाता है कि वो पीछे हट जाए। ठीक है, अब होता है फिर ये हो गया 8 सितंबर 1857 को बैटल ऑफ बिथोड़ा होने के बाद में 18 सितंबर को बैटल ऑफ चेलावास होता है। ठीक है, और चेलावास को ही काला एंड गोरा युद्ध कहते हैं। गोरा और कालू का युद्ध कहते हैं, बैटल ऑफ ब्लैक्स एंड वाइट। क्यों? क्योंकि एक साइड इंडियंस थे और एक साइड ब्रिटिशर्स थे। तो उनका जो रेसिस सोच है वो यहाँ पे दिखती है कि वो बिकॉज इट पिटेड ब्रिटिश ट्रूप्स वाइट्स अगेंस्ट इंडियन सिपॉय ब्लैक। ठीक है, तो यहाँ पे कौन होते हैं, यहाँ पे खुद एजीजी जो पैट्रिक लॉरेंस है वो खुद यहाँ पे आ जाते हैं और वो औवा आ जाते हैं एक बहुत बड़ी फोर्स के साथ में। और वो मारवाड़ में मारवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट होते हैं मैक मैसन, तो वो क्या होते हैं, एजीजी आ जाते हैं इधर से और इधर से मैक मैसन आ जाते हैं। वो दोनों एक साइड होते हैं और इधर तो वो सेम कुशाल सिंह चंपावत और उनके जो ट्रूप्स होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, वो होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे मैकमैसन्स की डेथ हो जाती है। यहाँ पे जो इंटेंस बैटल होती है तो यहाँ कैप्टन जो मैकमैसन है वो उनकी डेथ हो जाती है और उनका सिर काट के और औवा के गेट पे टाक दिया जाता है ना। ठीक है, तो एजीजी पैट्रिक लॉरेंस भी यहाँ पे डिफीट एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो यहाँ से भाग जाते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल ये है कि कैप्टन मैकमॉसन मर जाते हैं और जो उनका हेड है वो औवा के गेट पे टाक दिया जाता है। फिर है ना, फिर अब 3-4 महीने तक यहाँ पे कुछ नहीं होता। फिर डायरेक्ट जनवरी के अंदर, यहाँ पे जनवरी 15 के अंदर होम्स आते हैं और इसको लाइक ब्रिटिश के अंडर वापस औवा को जीत जाते हैं। तो दो लाइक ऐसा पूछ सकते हैं एग्जाम में कि वो ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे 2 बार ब्रिटिश आर्मी को हरा दिया गया था। तो कुशाल सिंह चंपावत ने हराया था, एक तो था बैटल ऑफ बिथोड़ा और सेकंड थी बैटल ऑफ चेलावास। एक को लड़ा गया था 8 सितंबर को, दूसरे को लड़ा गया था 18 सितंबर को। ठीक है ना, अब यहाँ से कुशाल सिंह चंपावत तो भाग जाते हैं, ठीक है, और वो चले जाते हैं सलुम्बर में। ठीक है, सलुम्बर में कौन थे, रावत केसरी सिंह थे। तो आप याद रखना रावत केसरी सिंह, ये रावत केसरी सिंह ने और भी बहुत सारे जो विद्रोह थे उनकी हेल्प की थी। ठीक है, अब एक ये क्वेश्चन आया था कि द प्लंडर ऑफ सुगाली माता। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब औवा में जब लूट मची थी तो होम्स ने सीज कर दी थी सुगाली माता को। अब इसके पीछे का जो कंटेक्स्ट है वो ये है कि जो ब्रिटिशर्स के में जो इंडियन सोल्जर्स थे कुछ, वो उन्होंने ऐसा बताया कि लाइक ये औवा के लोग इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि औवा के फोर्ट में सुगाली माता की मूर्ति है। जब तक सुगाली माता की मूर्ति वहाँ पे है, जब तक उनको कोई नहीं हरा हरा सकता। और सुगाली माता की जो मूर्ति होती है उसमें 10 सिर होते हैं और 54 हाथ होते हैं। ठीक है ना, तो जो ब्रिटिश है उन्होंने सुगाली माता की जो मूर्ति है उसे सीज करके और उसे अजमेर ले गए और अभी वो पाली में। ठीक है, अब क्या होता है, इस कुशाल सिंह चंपावत पे पूरा कुशाल सिंह चंपावत खुद सरेंडर कर देते हैं 1860 के अंदर नीमच में। ठीक है, और इनके ऊपर इनके इन्वेस्टिगेट करने के लिए इनके ऊपर टेलर कमीशन की इंक्वायरी बिठाई जाती है। क्यों बिठाई जाती है? क्योंकि कुशाल सिंह चंपावत बोल रहे थे कि मेरी तो मैंने अगेंस्ट ब्रिटिशर्स कुछ भी नहीं किया था, वो तो मेरी बन नहीं रही थी तख्त सिंह से, जो जोधपुर के राजा थे, इसलिए ये सब हो गया। तो इसके ऊपर कौन सी मीटिंग बैठी थी, टेलर कमीशन बैठी थी और उन्होंने अपना सरेंडर कहाँ किया, 1860 में नीमच में किया था। ठीक है, अब देखते हैं अब जो कमीशन है उसका वर्डिक्ट क्या आया था। है ना, तो जो कमीशन थी, कमीशन ने ये बोला कि कुशाल सिंह चंपावत अपनी रक्षा कर रहे थे, सेल्फ डिफेंस कर रहे थे। ठीक है, जोधपुर महाराजा के अगेंस्ट, और ये कोई है ना, इन्होंने ब्रिटिश क्राउन के अगेंस्ट कोई रिबेलियस एक्टिविटी नहीं की। ठीक है ना, और टेलर कमीशन ने फाउंड नो प्रूफ ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन द मर्डर ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स, में कोई इन्वॉल्वमेंट इनका दिखा नहीं, तो उनको लाइक छोड़ दिया जाता है 1860 के अंदर ही। और वो 1864 में आराम से खाते पीते उदयपुर में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि कोटा में क्या होता है। कोटा में 15 अक्टूबर 1857 में अपराइजिंग हुई थी। यहाँ पे 2 जनों ने अपराइजिंग की थी। ठीक है, यहाँ पे लाला जयदयाल थे एक तो, और एक थे मेहराब खान। ठीक है, तो लाला जयदयाल तो एडवोकेट थे और मेहराब जो
मेहराब खान थे वो रिसालदार थे, ठीक है। ज़्यादातर जहाँ सेंटर थे, जहाँ पे सिर्फ सिपाही ने रिवॉल्ट किया था, वहीं कोटा में फुल ऑर्गेनाइज मास मूवमेंट हुआ था। क्या हुआ था? मास मूवमेंट। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि किस स्टेट में, किस रजवाड़े में मास मूवमेंट हो गया था, लोगों ने भी सपोर्ट किया था, तो कोटा, ठीक है, कोटा इज द राइट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे जो पॉलिटिकल एजेंट है बर्टन को ये मार देते हैं, ठीक है। लाइक बर्टन है ना, कोटा आते हैं नीमच से अक्टूबर 12 को, और वो है ना एडवाइस करते हैं राम सिंह को कि भाई जो भी ये जो रिबेलियस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ना, इनको फटाफट पकड़ के और फटाफट इनको सजा दे दो, नहीं तो धीरे धीरे विद्रोह बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो सीक्रेट कन्वर्सेशन है ना, ये सोल्जर्स के पास में लीक हो गई, ठीक है ना। और फटाफट यानी ये 12 अक्टूबर को तो ये खुद आए थे, और 15 अक्टूबर को तो ये विद्रोह हो ही गया, ठीक है ना। और फिर जब ये विद्रोह होता है तो देखो 12 से 14 अक्टूबर में तो बर्टन का सीक्रेट लीक हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये रेजिडेंसी पे अटैक कर देते हैं। उसके बाद में जो बर्टन, आर्थर, फ्रैंक और सैडलर को मार दिया जाता है, तो पॉलिटिकल एजेंट की मौत कर देते हैं। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि भाई किस पॉलिटिकल एजेंट बर्टन की कहाँ पे मार दिया जाता है, तो कोटा में मार दिया जाता है। और आर्थर, फ्रैंक और डॉक्टर सैडलर की भी डेथ हो जाती है। जो बर्टन और उनके जो दो बेटे थे, आर्थर और फ्रैंक, इनकी डेथ होती है। और एक डॉक्टर थे, डॉक्टर सैडलर, उनकी भी डेथ हो जाती है, ठीक है ना। और जो ये रिपेल, जो ये विद्रोही थे, इन्होंने जो कोटा के राजा थे उनको भी बंदी बना लिया था, ठीक है। अब ये 6 महीने तक ये कंटिन्यू रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज चलती है। और इन्होंने जो रेवोल्यूशनरी जो मेहराब खान और रिसालदार मेहराब खान और अपने जयदयाल ने, एडवोकेट जयदयाल ने क्या किया कि पूरा कोटा सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में रख लिया। और एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो सिस्टमैटिक रन बाय लाला जयदयाल, और जो मैंने बोला टैक्स कलेक्ट कर रहे थे ये, और कोर्ट भी खुद ही चला रहे थे, है ना, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये एक जो रिबेल्स थे उन्होंने माराव जो राम सिंह थे, राजा राम सिंह थे सेकंड, उनको एक साइन करने के लिए 9 पॉइंट डॉक्यूमेंट भेजा गया था, ठीक है। और इस डॉक्यूमेंट में जो माराव थे उनको फोर्स किया गया कि वो फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी ले मेजर बर्टन की हत्या की, और वो ये डिक्लेयर करे कि भाई वो लाला जयदयाल के बातों पे चल रहे थे। तो ये 9 पॉइंट डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा पूछ सकते हैं कि 9 पॉइंट डॉक्यूमेंट किसने साइन किया था, तो महाराव राम सिंह ने किया था, ठीक है। अब कोटा रिबेलियन के अंदर लाइक अब यहाँ पे रॉबर्ट्स को भेजा जाता है मार्च में, ठीक है, मार्च 1858 में। वहाँ पे अहुआ में तो जनवरी में भेजा जाता है, ठीक है। किसको भेजा जाता है? होम्स को भेजा जाता है। वहीं यहाँ पे मार्च 1858 के अंदर रॉबर्ट्स को भेजा जाता है ताकि वो वापस कोटा ले यहाँ पे जो करौली के जो मदनपाल थे, राजा मदनपाल, उन्होंने भी यहाँ पे हेल्प की थी, ठीक है, और रेस्क्यू किया था कैप्टिव माराव राम सिंह को, ठीक है ना। और यहाँ पे 30 मार्च 1858 को जनरल रॉबर्ट्स ने ना फुल्ली रिकैप्चर्ड कर लिया था कोटा को। अब ये जो माराव मदनपाल थे, ये मदनपाल क्यों हेल्प कर रहे थे ब्रिटिशर्स की? क्योंकि थोड़ी सी है ना जो ब्रिटिशर्स ने इनके स्टेट में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाने का सोच रहे थे वो, कि भाई इनकी अगली जनरेशन, इनके अगला जो खुद का बेटा है नहीं, तो हम पूरे जो करौली को है वो ब्रिटिश टेरिटरी में मिला लेते हैं। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगाने वाले थे। तो उसी लाइक जो मदन पाल जी थे, वो ये चाहते थे कि मैं कैसे भी करके ब्रिटिशर्स का दिल जीत लूँ, और मैं इसको इस जो भी ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है वो मेरे स्टेट के लिए मैं कैंसिल करवा लूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक बार आया था ऐसा, तो आप याद रखना कि भाई पीछे और ये आरबीएससी की जो 10th की बुक है उसमें भी ये मेंशन किया गया है, ठीक है। और अब क्या होता है, जो कोटा लीडर्स होते हैं उनको कैप्चर कर लिया जाता है और उनको ट्रायल में पुट कर लिया जाता है और पब्लिकली हैंग कर दिया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, अब पोस्ट रिवॉल्ट क्या क्या हुआ था, तो क्या हुआ, राम सिंह को तो पकड़ लिया गया, ठीक है, राम सिंह को तो बचा लिया गया, ठीक है ना। तो बट राम सिंह को थोड़ा सा कि भाई तुम्हें बर्टन ने कहा था कि 12 अक्टूबर को कि तुम यहाँ पे विद्रोह होने वाला है, तो भी तुमने कुछ किया नहीं। तो कोटा के राम सिंह की जो 17 पहले है ना 17 सैल्यूट होती थी, तोपों की सैल्यूटें जब वो आते थे। अब तोपों की सैल्यूट क्या होती है, जैसे कोई भी राजा आते थे तो उनके आदर के लिए तोप चलाई जाती थी, ठीक है। तो 17 होती थी पहले, वो 17 से 13 हो गई, ठीक है। और वहीं जो करौली के मदन पाल जी थे, जो किंग मदन पाल थे, उनकी 13 से 17 कर दी गई, ठीक है ना। और इनको मदन पाल, किंग मदन पाल को एक स्पेशल टाइटल दिया गया GCSI, ठीक है। इसका अभी फुल फॉर्म हम नीचे देख लेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं धौलपुर में क्या हुआ। अब धौलपुर में जैसा हमने पहले पढ़ा था, ठीक है, तो धौलपुर करीब होता है ग्वालियर और इंदौर रिबेल्स के, ठीक है ना। तो ये ग्वालियर और इंदौर रिबेल्स क्या होते हैं, ये है ना धौलपुर को कैप्चर कर लेते हैं अक्टूबर 1857 में, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है, जो पटियाला की जो सिख फोर्स होती है ना, वो हेल्प करके वापस इन जो रेवोल्यूशनरी थे, जो रिबेल्स थे, उनको भगा दिया गया और वापस जो धौलपुर है उसको ब्रिटिश टेरिटरी में मिला दिया गया। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि भाई पटियाला की सिख फोर्स ने लाइक कहाँ पे हेल्प की थी, तो इन्होंने हेल्प की थी धौलपुर, किसके अगेंस्ट की थी, ग्वालियर और इंदौर के रिबेल्स में, ठीक है। पटियाला स्टेट ने हेल्प की थी और धौलपुर रूलर रिस्टोर, ठीक है। अब होता है द रिबेल डोमिनेंस, है ना। तो यहाँ क्या होता है, धौलपुर में
धौलपुर में है ना, दो जने रिबेल करते हैं, एक तो होते हैं राव रामचंद्र और एक होता है हीरालाल, ठीक है। और यहाँ पे 1000 रिबेल सिपॉइज एंटर कर जाते हैं धौलपुर में। कहाँ से कर दिया जाते हैं? ग्वालियर से कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। और ये प्रेशर कर देते हैं कि जो महाराजा भगवंत सिंह है ना, ठीक है ना, महाराजा भगवंत सिंह का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बिल्कुल डिस्टर्ब करके वहाँ की आर्टिलरी लूट कर ली जाती है, ट्रेजरी लूट ली जाती है, और एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। क्या चलाते हैं? पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है। और कौन कौन थे? राव रामचंद्र थे और एक हीरालाल थे। कहाँ पे थे? धौलपुर में। और किसने बचाया था? जो सिख रूलर थे पटियाला स्टेट के, पंजाब के, उन्होंने 2000 सोल्जर्स भेज के यहाँ पे वापस धौलपुर को रिकैप्चर कर लिया था ना, और महाराजा भगवंत सिंह की हेल्प की थी, ठीक है। अब क्या होता है? अब एक और आता है बीकानेर। जो बीकानेर के एक क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई ऐसे कौन से राजा थे जो राजस्थान के होके कहीं बाहर टेरिटरी पर जाके ब्रिटिशर्स की हेल्प करके आए थे? भाई सिख जो थे वो तो पंजाब के थे और वो तो राजस्थान में आके हेल्प करके गए। अब क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि भाई राजस्थान के कौन थे जो कि बाहर हेल्प करके आए थे? तो वो थे बीकानेर के सरदार सिंह। तो महाराजा सरदार सिंह थे बीकानेर के, जो कि बाहर जाके, जो हिसार तक जाके हरियाणा में वहां तक हेल्प की थी, ठीक है ना। तो सरदार सिंह मार्च विद बीकानेर फोर्स इन हांसी, हिसार एंड बडलू। तो तीनों याद रखना, तीनों आ जाते हैं ऑप्शंस में कि हांसी, हिसार एंड बडलू, तीनों में वहाँ हेल्प की थी। और इसी से खुश होके जो ब्रिटिशर्स ने गिफ्ट की उन्हें 41 विलेजेस ऑफ टिब्बी परगना दिया गया, जो कि हनुमानगढ़ के पास में है। अब देखते हैं जयपुर। और जयपुर में क्या हुआ था? तो जयपुर में जो राम सिंह सेकेंडरी थे, लेकिन वहाँ पे विलियम ईडन थे, और जो महाराजा राम सिंह थे वो पूरे लॉयल की तरह बिहेव कर रहे थे ब्रिटिशर्स के प्रति। तो वहाँ पे भी थोड़ी सी है ना रिबेलियस एक्टिविटीज़ हुई थी, स्टार्ट हुई थी। बट जो महाराजा थे वो लॉयल रहे ब्रिटिशर्स के एंड तक, ठीक है ना। और उन्होंने पहले ही वो रिबेल करते, उससे पहले ही जो भी जितने भी रिबेलियस हैं उनको पकड़ के अंदर डाल दिया था। इसी वजह से, इसी खुश होके जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कोट कासिम एक परगना था वो गिफ्ट किया, और सितारे हिंद की स्टार ऑफ इंडिया की टाइटल जयपुर के महाराजा राम सिंह को दिया गया। तो ये पूछ सकते हैं कि भाई खुश होकर क्या दिया? तो कोट कासिम परगना और सितारे हिंद की टाइटल दिया गया, ठीक है। अब टोंक स्टेट में क्या हुआ था? टोंक स्टेट में थे नवाब वजीरुद्दौला दौला। तो वजीर उद दौला जो थे वो लॉयली रहे एंड तक, लेकिन उनके जो कुछ रिलेटिव्स थे या फिर कुछ जो कमांडर थे, जैसे वजीर खां है ना, उन्होंने तात्या तोपे के साथ में हाथ मिला लिए थे। वो रिबेल करने के लिए करना चाहते थे, लेकिन जो नवाब वजीर उद दौला है वो एंड तक ब्रिटिश से लॉयल रहे। तो किसने तो यहाँ पे आप याद रखना, वजीर खान ने तात्या तोपे के साथ में हाथ मिला लिया था, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। अब तात्या तोपे का जो कैंपेन है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तात्या तोपे का जो पूरा नाम था वो था रामचंद्र पंडुरंग, ठीक है। क्या था? रामचंद्र पंडुरंग था। और जो तात्या तोपे थे वो एक प्रोमिनेंट कमांडर थे, और नाना साहिब के कमांडर थे और सपोर्टर थे नाना साहिब के, तो है ना। तो तात्या तोपे का पूरा नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था, और ये नाना साहब के अंडर काम करते थे, ठीक है ना। अब क्या हुआ? इन्होंने ये ग्वालियर के रिबल्स के साथ में एंटर होते हैं राजस्थान में। और तो ये जब टोंक आते हैं, तो जो मैंने बताया था कि जो वजीर खान है, वजीर खान ने हाथ मिला लिए थे तात्या तोपे से। तो ये क्या करते हैं? इनको, तात्या तोपे को इन्फेंट्री एंड आर्टिलरी प्रोवाइड करते हैं नवाब के ऑर्डर्स के डिफाई करके, मतलब विरुद्ध जाके, ठीक है ना। अब क्या होता है? अब यहाँ पे जो तात्या तोपे का ना द बैटल ऑफ कुआवारिया होता है। बैटल ऑफ कुआवारिया का होता है, तो ये जनरल अब्राहम रॉबर्ट्स के खिलाफ होता है। किसके खिलाफ होता है? रॉबर्ट्स के खिलाफ, ठीक है। रॉबर्ट्स ही वो थे जिन्होंने धौलपुर कोटा को जो रेबल्स हैं उनसे बचाया था। तो रॉबर्ट्स थे वहाँ पे कोटा के अंदर। मार्च 30 मार्च को कोटा को किसने आज़ाद करवाया था? तो रॉबर्ट्स ही तो थे और मदन पाल थे। तो आप ये याद रखना। और यही जो रॉबर्ट्स है, इनसे ही लड़ाई होती है बैटल ऑफ कुआवारिया में, है ना। और ये भीलवाड़ा के पास में है, बनास रिवर पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? बैटल ऑफ कुआवारिया होती है बनास रिवर के पास में। तात्या तोपे जो फोर्स होती है वो डिफीट हो जाती है और जनरल रॉबर्ट्स की आर्मी जीत जाती है, ठीक है ना। अब होता है बैटल ऑफ सीकर। अब बैटल ऑफ सीकर में क्या है? यहाँ पे ये होती है 1 मार्च 1858 को, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? ब्रिटिश फोर्सेस अंडर कर्नल होम्स के अंडर। होम्स ने क्या किया था? होम्स ने जो अउवा जो फोर्ट था उसको वापस जीता था, ठीक है। ठीक है, आपको याद है कर्नल होम्स वही थे, ठीक है ना। तो एक सरप्राइज अटैक करते हैं, और जो भी वहाँ पे जो भी रिबेलियस एक्टिविटीज़ हो रहे थे उनको ख़त्म कर दिया, जड़ से ख़त्म कर दिया। तो ये बैटल ऑफ सीकर कहाँ पे हुई थी? तो ये 1 मार्च 1858 को हुई थी। और यहाँ पे तात्या तोपे वहाँ पे गुरिल्ला टैक्टिक्स लगा रहे थे, लेकिन उसको पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ दिया, ठीक है ना। तो तात्या तोपे की 2 वॉर हमने देख ली। एक तो थी बैटल ऑफ कुआवारिया और दूसरी थी बैटल ऑफ सीकर, ठीक है। अब आगे देखते हैं द एंड ऑफ द गुरिल्ला कैंपेन। अब लास्ट में क्या होता है? तात्या तोपे एक 11 दिसंबर 1858 में बांसवाड़ा में एंटर होते हैं, और वो कैप्चर कर लेते हैं एक टाउन, ठीक है ना, एज अ रूलर। और किससे करते हैं? महारावल लक्ष्मण सिंह वहाँ से भाग जाते हैं। तो लक्ष्मण सिंह को हरा के बांसवाड़ा का जो भी टेम्परेली कैप्चर कर लेते हैं। कब करते हैं? 11 दिसंबर 1858 को, ठीक है। अब क्या होता है? ये वो है ना, ये तात्या तोपे मानसिंह नरूका के पास में रहते हैं। तो मानसिंह नरूका क्या करते हैं? उन्हें धोखा देके ब्रिटिशर्स को खबर दे देते हैं, और मानसिंह जो तात्या तोपे है वो फिर पकड़े जाते हैं,
ठीक है, और वो सोते हुए पकड़े जाते हैं, और कब पकड़े जाते हैं? अप्रैल 7 1859 में। ठीक है, तो अप्रैल 7 1859 को तात्या तोपे को पकड़ लिया जाता है और तात्या तोपे को फांसी दे दी जाती है। ठीक है, 18 अप्रैल 1859 में सिप्री में। ठीक है, जो कि शिवपुरी मध्य प्रदेश है। ठीक है, और इसके अगेंस्ट जब फांसी दी गई थी तो बहुत सारे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्होंने कंडेम किया था कि इसकी कोई ज़रूरत थी नहीं। ठीक है, अब आते हैं डूंगजी और जवारजी। अब डूंगजी और जवारजी क्या थे? ये एक लोक देवतास है फोक डेटीज़ में। लोक देवताज वो होते हैं जो कि हमारे यहाँ राजस्थान के जो लोग होते हैं वो उन्हें पूजते हैं और एज अ लोक देवता मानते हैं, और ये शेखावटी रीजन में पूजे जाते हैं। ठीक है, डूंगजी और जवारजी। और डूंगजी और जवारजी जो थे वो उन्होंने क्या किया था 1857 के रेवोल्यूशन में? उन्होंने ब्रिटिश जो ट्रेजरीज होती है वो लूटी थी, और ब्रिटिश अलाइंड मर्चेंट्स, और उन्होंने जो भी ब्रिटिशर से लूट के और गरीबों में बांट दिया था। ठीक है, और उनकी जो सबसे फेमस एक्सप्लॉइट था यानी लूटना था वो था नसीराबाद कैंटोनमेंट में जो उन्होंने लूट की थी। ठीक है ना, तो उन्होंने उनको रॉबिन हुड भी कहते हैं। ऐसा आ सकता है आज तक आया नहीं कि भाई रॉबिन हुड किसे कहते हैं राजस्थान के। तो डूंगरजी और जवाहर जी थे, ये फोक हीरोज़ है शेखावती के, या फोक देवता है, और इन्होंने नसीराबाद ट्रेजरी को लूटा था और जो भी वेल्थ थी वो पुअर्स के अंदर बांट देते थे। फिर आते हैं द जागीरदार्स ऑफ खोनखारी। अब क्या आते? दो भाई थे, अभय सिंह थे और चिमन सिंह थे। अभय सिंह थे और चिमन सिंह थे, और ये जागीरदार थे एक छोटी सी परगना के, जिसे कहते हैं कौनखारी नाम की, है ना। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्टर्ब किया था। ये क्या करते थे? ये ना लूट करते थे पोस्टल सर्विस में और ट्रेजरीज को लूटते थे। ये ना पोस्टल सर्विसेज को लूटते थे और ट्रेजरीज को लूटते थे। ठीक है ना, और ये ना कोलेबोरेशन में काम कर रहे थे डूंगरजी जवारजी के। तो डूंगरजी जवारजी तो शेखावटी रीजन में थे और इन्होंने नसीराबाद लूटी थी। वहीं जो खोनखानी जो जागीरदार खोनखानी के थे कौन थे? अभय सिंह थे और चिमन सिंह थे। इन्होंने भी डूंगरजी जवारजी के साथ में मिलकर भी इन्होंने भी पोस्टल सर्विसेज और ट्रेजरीज को लूटा। फिर आता है अब ऑनर कैसे करें, यानी ऑनरिंग ऑफ खोनखारी हीरोज। तो क्या हुआ? जो ये अभय और चिमन सिंह थे, इनके ऊपर जो लोकल पोइट्स थे उन्होंने इन पे पोएम्स लिख दी। जैसे जो पोइट्स थे आधा जदुराम और आसिया बुद्ध जी। कौन थे? आधा जदुराम और आसिया। तो आधा आसिया से याद रख लेना, क्योंकि भाई अगर जिस समय किसी ने इंडियंस के साथ मिलकर लड़ाई भी की तो ब्रिटिशर्स उस हिस्ट्री को आगे आने नहीं देंगे, उसे जिस समय चला देंगे। वो तो अच्छा हुआ कि ये पोइट्स थे, इन्होंने पोएम्स बना दी इन पे। ठीक है, उसकी वजह से आज हमें इनके बारे में पढ़ने मिल रहा है, ये ऑरल आर्काइव से। ठीक है, अब क्या होता है इन जिस समय बहुत सारी बुक्स भी लिखी गई, जैसे है ना जो बूंदी कोट पोइट थे सूर्यमल मिश्र। ठीक है ना, सूर्यमल मिश्र ने वीर सत्साई लिखी थी। ठीक है, ऑथर ऑफ वीर सत्साई एंड वंश भास्कर। ठीक है ना, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने मेजर राजपूत रूलर्स के पास में लेटर्स लिखे और अर्ज किया कि उनके जो इंटरनल डिफरेंस हटा के और हम एक साथ यूनिफाइड होकर हमें ब्रिटिशर्स को भगा देना चाहिए। तो कौन थे वो? सूर्यमल मिश्र थे, और सूर्यमल मिश्र ने कौन सा लिखा? वीर सत्साई लिखी और वंश भास्कर। अब आप नोट्स बना रहे हैं तो आप एक दो चीज़ें और नोट कर लीजिए जो कि मैं इस नोट्स में मेंशन करना भूल गया। एक बांकीदास जी ने भी पोएम वर्क लिखा था, और जो कि था आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। ठीक है, उसमें उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था राजपूत रूलर्स को कि भाई वो इतने लग्जरी ड्रिवन लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो उन्होंने कंडेम किया रूलर्स लाइक महाराजा ऑफ बीकानेर सरदार सिंह, और क्योंकि वो है ना ब्रिटिशर्स के साथ दे रहे थे, है ना। और उन्होंने प्रेस किया तात्या तोपे को। ठीक है ना, तो आप लिख लेना कि बांकीदास का क्या था? आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। ठीक है, वहीं जो शंकरदन सामोर थे एक, उन्होंने लिखा था डिस्क्राइब द ब्रिटिश एज मुल्क रा मीठा ठग, लाइक स्वीट थीव्स ऑफ द कंट्री, लाइक मीठी छुरी बट मीठे ठग, मतलब वो लग रहे हैं कि वो अच्छे हैं लेकिन वो बहुत बुरे हैं। तो ये मुल्क रा मीठा ठग किसने लिखी? शंकर दन समौर। तो इसमें से की हटा लेना, शक्कर कर लेना। तो शक्कर कैसी होती है? मीठी होती है। ठीक है, एक थे हुलासी। तो आप लिख लीजिए, एक हुलासी थे और उन्होंने भी जो करेजियस उस समय जो रिवोल्ट कर रहे थे उनके बारे में बहुत अच्छा लिखा, HULASI। ठीक है, फिर थे एक दलजी कवि थे जो कि डूंगरपुर में थे, उन्होंने भी ब्रिटिश टायरनी के अगेंस्ट लिखे, दलजी कवि ने। ठीक है, और एक चारण पोइट्स भी थे जिन्होंने ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत में जो उन्होंने अहुआ में किया उसके ऊपर हीरोइक बैलेट्स बनाए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब आते हैं जो ये सूर्यमल मिश्रण की जो वीर सत्साई है ना, ये कौन सी स्टाइल में लिखी है? तो ये डिंगल में लिखी है। आप याद रखना, डिंगल में लिखी है। वीर सत्साई जो है वो डिंगल में लिखी है, और जैसे मैंने बताया उन्होंने ओपनली राजपूत किंग्स को क्रिटिसाइज किया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। जो अदर जो थे जो मैंने बताया था कि शंकरदान समौर थे, जो कि मैंने सोचा मैंने नोट्स में ऐड नहीं किया, लेकिन मेरे नोट्स में मैंने ऐड कर रखा है। तो शंकरदान सामोर थे जो कि मैंने बताया था, इनका जो वर्क था इन्होंने लिखा जो ब्रिटिशर्स थे उनको इन्होंने कहा था मुल्क रा मीठा ठग। ठीक है, और हुलासी थे, ये भरतपुर के थे और इन्होंने भी बहुत तारीफ की और इन्होंने सॉन्ग्स लिखे, और जो गुजर और मेवारी रेबल्स थे उनकी तारीफ की गई। ठीक है,
अब इतना अच्छा रिवोल्ट होने के बाद भी ये फेल क्यों हो गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है ना, ये पॉइंट्स दे देंगे। क्योंकि क्या था, जो प्लान नहीं था उनके पास में, जो हमारे हमारे जो लीडर्स थे उनके पास कोई जॉइंट प्लान नहीं था। हमारे बीच में कम्युनिकेशन नहीं था, हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करना पड़ता था तो घोड़े से 10 दिन लगते थे। वहीं ब्रिटिशर्स के पास में जो टेलीग्राफ लाइंस थी तो वो फटाफट पहुंच लाइक संदेश पहुंचा देते थे। वहीं एक यूनिफाइड कमांडर भी नहीं था हमारे पास में, ठीक है। हमारे पास में क्या थे, हमारे पास कोई यूनिफाइड कमांडर थे नहीं, ठीक है ना। और हमारे पास कोऑर्डिनेटेड फोर्स भी नहीं थी, ठीक है। और जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स के पास में यूनिफाइड आर्मी थी, उनका एम क्लियर था। और उसी ब्रिटिशर्स उसी समय पंजाब को अपने अंदर मिला लेते हैं। तो जो पंजाब की जो सेना होती है वो भी बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करती है इस समय, ठीक है। और भी आ जाता है कि सबको है ना दिल्ली जाना था, सबको है ना, मतलब वो अगर वो नसीराबाद की जो छावनी वाले अगर वो दिल्ली जाने से बढ़िया अगर वो अजमेर पर अटैक कर देते तो शायद वो 30 ऑफिसर्स मर भी जाते और शायद उस समय राजस्थान फ्री हो जाता, ठीक है। तो क्या होता है, सबको जल्दी थी, नसीराबाद वाले जल्दी दिल्ली गए चली गए, जो नीमच वाले थे वो दिल्ली चली गए। तो जो राजस्थान है उसको ओपन छोड़ दिया ब्रिटिशर्स के लिए, ताकि वो रीऑर्गेनाइज कर दे। वहीं जो वीक रिसोर्स भी थे, लाइक जो हमारे पास में इतनी वेपन्स नहीं थे, हैवी आर्टिलरी नहीं थी, फंडिंग नहीं थी, और रिलायबल कम्युनिकेशन नेटवर्क भी नहीं था, और न्यूट्रल आउटपोस्ट लाइक जो जैसे मैंने कहा था 2 छावनियों के अंदर लड़ाई हुई नहीं थी। कौन कौन से थे, ब्यावर थे और खेरवाड़ा थे। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया तो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। और बहुत सारे जो लाइक किंग्स थे, जो रजवाड़े थे, उन्होंने भी लाइक वो भी लॉयल रहे। जैसे टोंक के वजीर उद दौला थे, और जयपुर के राम सिंह सेकंड थे। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और बीकानेर के सरदार सिंह थे इन्होंने, ठीक है। अब जो कॉन्क्वेस्ट है रिवोल्ट का, इसका एक बार देख ले, इसकी वजह से क्या क्या हुआ, ठीक है ना। तो इसने कंपनी रूल को एंड कर दिया। इसके बाद में क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी बंद होके अब जो नई थी वो आ गई। अब डायरेक्ट जो इंडिया है वो क्वीन विक्टोरिया के अंडर चला गया, ब्रिटिश क्राउन के अंडर चला गया। और जहाँ पे यहाँ पे जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी वो अब वाइसरॉय में बदल गई थी। और इस एक्ट का नाम क्या था, तो ये क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858, प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 था। और जो रूलर्स ने सपोर्ट किया गया उनको लाइक बहुत ज़्यादा सम्मान दिया गया, रिवॉर्ड दिया गया। जैसे मदन पाल थे करौली के, उनको 17 कर दी गई उनकी तोपों की सलामी। वहीं जो जयपुर के जो थे उनको सितारे हिंद दिया गया, ठीक है। और जो सरदार सिंह थे, सरदार सिंह को परगना दिया गया, जो जो ये ऊपर हनुमानगढ़ के पास में, ठीक है। अब आते हैं, अब एक बार हम ये मास्टर टाइमलाइन देख लेते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गई तो आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाएगी जो भी हमने अभी तक पढ़ा, ठीक है। तो अभी हम रिकॉल कर रहे हैं। तो ये तो जो भी हमने पढ़ा ये अब इसमें रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़ा, जो दोनों क्लास में हमने जो पढ़ा उसका अभी रिवाइज हो रहा है। प्लीज़ बी फोकस। अगर आपको ये समझ में आ गया तो लाइक पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 1832 में हमने 1832 से स्टार्ट किया था, जहाँ पे एजीजी की पोस्ट बनती है, अजमेर में बनती है। और इसकी जो एजीजी थे वो थे मिस्टर लॉकेट थे। तो राजपूताना एजेंसी बनती है, अजमेर में बनती है, 1832 में बनती है। और कौन थे फर्स्ट, मिस्टर लॉकेट थे, अब्राहम लॉकेट, ठीक है। 1845 में क्या होता है, शिफ्ट कर देते हैं माउंट आबू में, ठीक है। फिर क्या हुआ था, मई 1857 के अंदर एजीजी लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस के पास में खबर आ जाती है कि भाई मेरठ में विद्रोह हो गया। तो क्या होता है, वो जो वहाँ नसीराबाद में जो सोल्जर्स थे उनको कहाँ भेज देते हैं, 15 नेटिव बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को भेज देते हैं नसीराबाद, ठीक है। और इसी से ही तंग होकर नसीराबाद वाले सच में क्या कर देते हैं, रिवोल्ट कर देते हैं। तो मई 19 को खबर आती है पैट्रिक लॉरेंस के पास में, और मई 28 को वहाँ नसीराबाद में विद्रोह हो ही जाता है। फिर क्या होता है, नसीराबाद के बाद में 31 मई को भरतपुर में होता है, ठीक है, जहाँ पे मॉरिसन को भगा दिया जाता है, ठीक है। फिर जून 3 के अंदर क्या होता है, जून 3 में नीमच के सोल्जर होते हैं, वहाँ पे नीमच में होती है, और शाहपुरा में भी होती है नीमच के सोल्जर, क्योंकि दिल्ली जाएंगे तो शाहपुरा बीच में पड़ता है, ठीक है। फिर हुआ था डायरेक्ट 21 अगस्त को एरनपुरा में होती है, जहाँ पे जोधपुर लीजन ने विद्रोह किया था। और क्या नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ठीक है। और जो सितंबर 8, अब सितंबर 8 में क्या हुआ था, बैटल ऑफ बिथोड़ा हुई थी, ठीक है, जहाँ पे कुशाल सिंह चंपावत जीत जाते हैं। फिर होता है सितंबर 18 में होती है बैटल ऑफ चिलावास, जिसे हम कहते हैं काले गोरे का युद्ध। इसमें मैकमैसन की डेथ हो जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है, डायरेक्ट हम जाते हैं 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर में क्या होता है, कोटा में विद्रोह होता है। और कौन करते हैं, एडवोकेट जयदयाल करते हैं और रिसालदार मेहराब खान कहते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये आ सकता है, आप याद रखना कि कोटा के ऐसा कौन सा रजवाड़ा है, स्टेट है, जहाँ पे जिन्होंने विद्रोह किया वो दोनों बाहर के थे। तो यहाँ पे जयदयाल और मेहराब खान दोनों बाहर के हैं। शायद ये मेहराब खान तो करौली से थे और जयदयाल भी कोटा से नहीं थे, मैं अभी भूल रहा हूँ, ठीक है। और जनवरी 1858 के अंदर क्या हुआ, जो ब्रिगेडियर होम्स थे उन्होंने अवा पे वापस कैप्चर कर लिया। किसने किया, होम्स ने अवा पे कैप्चर कर लिया जनवरी 1858 में। और मार्च 30 के अंदर क्या हुआ, जो रॉबर्ट्स थे उन्होंने कोटा पे वापस कर लिया, किसके हेल्प से, मदनपाल ऑफ करौली के, ठीक है। फिर क्या हुआ, अप्रैल 1859 में क्या हुआ, तात्या टोपे को हैंग कर दिया जाता है सिपरी में, ठीक है।
तो अब इसके ऊपर एक शायद हमने पार्ट 1 में पूरा कर लिया, पार्ट 2 में भी हमने पूरा देख लिया। शायद मुझे लग रहा है कि एक मैं और वीडियो बना लेता हूँ, ताकि आपको मैंने डिटेल में तो सब कुछ पढ़ा दिया, लेकिन एक एक छोटी वीडियो बना देता हूँ 15 मिनट्स की, जिसमें मैं पूरा रिवाइज करा दूंगा जितना भी हमने ये दोनों क्लासेस में पढ़ा, ताकि हम एग्जाम के एक दिन पहले अगर आपको देखना हो तो आप सिर्फ वो फैक्चुअल देख लोगे तो आपका पूरा कवर हो जाएगा। और मैं उसमें वो ट्रिक्स भी बता दूंगा कि आरपीएससी कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से आरपीएससी मतलब हमें कंफ्यूज करती है। ठीक है, तो एक और वीडियो हम बना लेंगे इस टॉपिक पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। आपके लाइक से ही मुझे सपोर्ट मिलेगा और मैं कंटिन्यू वीडियो बना पाऊंगा, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे इंग्लिश में कहीं अवेलेबल नहीं है, और इतना अच्छा रिसोर्स तो कहीं भी नहीं है। सारी पेड क्लासेस है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतना अच्छा कंटेंट अवेलेबल करवा रहा हूँ। या आप मैं वाउच कर सकता हूँ कि आप आरपीएससी का कोई सा भी एग्जाम, इवन आरएस मेंस में भी आप ये लिख सकते हैं। इतने एनरिच नोट्स है, और नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम मेरा फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम आप मेरी प्रोफाइल में जाएंगे, प्रोफाइल में अबाउट में जाके ठीक है, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक है, तो आप वो फॉलो कर लीजिए। मैं वहाँ पे पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, और आप जितने भी आपके इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये शेयर करिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को हिंदी में पढ़ना पड़ता है और वो इतना ग्रेस्प कर नहीं पाते। तो अब इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और उनके पास राजस्थान हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ने का सोर्स ही नहीं है, और जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स बहुत आगे निकल जाते हैं। ठीक है, तो इक्वल ग्राउंडिंग बनाने के लिए इंग्लिश मीडियम के अंदर अब नोट्स और वीडियोस बनाना मैंने स्टार्ट किया है। तो प्लीज़ शो योर सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय।